जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े शानदार मंच पर एक नाटक चल रहा है। अच्छा। और एक अभिनेता बीच मंच पर खड़ा है। उसके चेहरे पे पसीना है, आंखों में एकदम असली आंसू हैं, और वो जो डायलॉग बोल रहा है ना, उसमें इतनी पीड़ा है कि पूरा हॉल शांत बैठा है। मतलब हर कोई उस दर्द को महसूस कर रहा है ना? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उस अभिनेता को भी लग रहा है कि वो जो कह रहा है वो उसके जीवन का सबसे बड़ा सच है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली दृश्य है। देखिए, जब कोई प्रदर्शन इतना जीवंत हो जाता है ना, तो देखने वालों के लिए और खुद उस कलाकार के लिए भी वास्तविकता और कल्पना के बीच का जो अंतर है वो मिट जाता है। हाँ, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है। अच्छा, क्या पेंच है? क्या हो अगर मैं कहूं कि उस अभिनेता ने खुद वो डायलॉग लिखा ही नहीं है। मतलब वो किसी और की शब्द बोल रहा है? जब वो अभिनेता ये भूल जाता है कि वो एक नाटक का हिस्सा है। बाप रे। हाँ, वो उन उदार के शब्दों को, उन सिखाई गई भावनाओं को अपनी खुद की आत्मा की आवाज मान बैठता है। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही भयानक मनोवैज्ञानिक फंदा है। मतलब जहां स्वयं यानी अपनी खुद की पहचान और उस किरदार के बीच की रेखा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एकदम सही। वो व्यक्ति सोचता है कि वो आजाद है, लेकिन असल में वो एक अदृश्य लेखक का गुलाम है। और क्या हो अगर वो मंच कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी हो? क्या हुआ अगर हम और आप ही वो अभिनेता हों जो ये मान बैठे हैं कि हमारे सारे विचार हमारे अपने हैं? आज के इस गहन विश्लेषण में हम आचार्य प्रशांत के IIT धनबाद में दिए गए एक व्याख्यान के स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं। जी। और सच कहूं तो इन पन्नों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। बिल्कुल, यह विषय ही ऐसा है। हम हमेशा एक दार्शनिक सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन यह स्रोत एक बहुत ही बुनियादी और सच कहूं तो डरावना सवाल हमारे सामने रखता है। क्या वास्तव में मैं का कोई अस्तित्व है भी, या हम सिर्फ एक बाहरी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ अमूर्त दर्शन या किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहता। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया। ये हमारी पहचान के इस पूरे संकट को न्यूरोसाइंस, मानव विज्ञान और आधुनिक डेटा साइंस के नजरिए से चीर कर रख देता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि मैं हूं, तो उस मैं के होने के लिए एक संप्रभुता, एक आजादी की जरूरत होती है। मतलब खुद के फैसले खुद लेने की आजादी? बिल्कुल। अगर आप अपने फैसले खुद नहीं ले रहे हैं तो आपके होने या न होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो चलिए इसी पहचान के भौतिक आधार से शुरुआत करते हैं। ठीक है। जब मैंने स्रोत में ये पढ़ा कि हमारी हर एक चीज बाहर से आई है, तो शुरू में मुझे लगा कि यार ये थोड़ी अतिशयोक्ति है। स्वाभाविक है ऐसा लगना। लेकिन जब मैंने गहराई से सोचा तो तर्क बहुत ठोस लगा। हमारा ये शरीर, ये रूप रंग, ये तो माता पिता से मिला। हाँ। हमारी बुद्धि का स्तर, जिसे हम अपना IQ कहते हैं, वो DNA की लॉटरी से तय हुआ। हम किस भगवान की पूजा करेंगे या किस धर्म को मानेंगे, ये हमारे परिवार और उस जगह ने तय किया जहां हम पैदा हुए। एकदम सही। और इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए ना, स्रोत एक बहुत ही सटीक कठपुतली का उदाहरण देता है। कठपुतली वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प था। देखिए, अगर एक भीड़ आपकी तारीफ करती है, आपके लिए तालियां बजाती है, तो क्या होता है? आपके अंदर अहंकार का गुब्बारा फूल जाता है। हाँ। हमें लगता है हमने कुछ बहुत महान कर दिया है। और वही भीड़ अगर अगले ही पल आपको गालियां देने लगे, आपकी आलोचना करे, तो आप अचानक अवसाद में चले जाते हैं। अरे ये तो हम सबके साथ रोज होता है। सोशल मीडिया पर एक अच्छी टिप्पणी हमारा दिन बना देती है, और एक बुरी टिप्पणी हमारी रातों की नींद उड़ा देती है। यही तो वो मुख्य बिंदु है। अगर हमारी खुशी, हमारा दुख और हमारा आत्मसम्मान पूरी तरह से बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है, तो फिर हमें कठपुतली से अलग कैसे हुए? सही बात है। हमारी डोर तो बाहर बैठी उस भीड़ के हाथ में है। बिल्कुल। और दार्शनिक भाषा में कहें तो शरीर के होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारा स्वतंत्र रूप से अस्तित्व है। इसे स्रोत ऑन्टोलॉजिकल वैलिडेशन की कमी कहता है। आसान भाषा में समझे तो एक मशीन के पास भी भौतिक ढांचा होता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से काम नहीं करती। अगर इंसान का भी हर विचार बाहरी दुनिया से आ रहा है, तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व सिर्फ एक भ्रम है। रुको, मुझे यहाँ थोड़ा प्रतिवाद करने दीजिए। हाँ, बताइए। मैं ये मान सकता हूँ कि मेरा शरीर मुझे माता पिता से मिला, ठीक है, मेरी नागरिकता मुझे भूगोल से मिली, लेकिन ये जो मेरा मन है,
जो इस वक्त इस ज्ञान का विश्लेषण कर रहा है, जो अभी इन विचारों को तौल रहा है, वो मन तो मेरा अपना है ना। मतलब आप उस अभिनेता की तरह सोच रहे हैं जो कह रहा है कि स्क्रिप्ट मेरी नहीं है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूं वो मेरा है। हाँ, मतलब क्या वो अभिनेता जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है उसका ये सोचना भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है कि मैं एक अभिनेता हूं? ये एक बहुत ही दिलचस्प उलझन है, लेकिन हाँ, स्रोत इसका भी जवाब देता है। अच्छा, देखिए, जिसे हम अपना मन या अपनी सोच कहते हैं ना, वो भी तो उसी समाज के द्वारा दी गई कच्ची सामग्री से बना है। कैसे? उदाहरण के लिए अज्ञानता कोई ले लीजिए। बचपन में अगर किसी संस्कृति में सिखाया जाता है कि हमारी आंतों में कोई जीवात्मा बैठी है या किसी विशेष दिशा में सोने से बुरी ताकतें आती हैं, तो बच्चा उसे अपना सच मान लेता है। अंधविश्वास की बात कर रही हैं आप? हाँ, अगर समाज ने वो अंधविश्वास न डाला होता तो क्या वो स्वतंत्र मन कभी उस दिशा में सोचता? हमारी अज्ञानता, हमारे डर, यहाँ तक कि हमारे सवाल भी उसी सांचे में ढले हैं जो समाज ने हमें दिया है। बाप रे, ये तो ऐसा हो गया कि जिस उपकरण से हम सच्चाई नापने की कोशिश कर रहे हैं वो उपकरण खुद ही मिलावटी है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। चलिए, अगर भौतिक और मानसिक अस्तित्व दोनों उधार के हैं, तो मैं उन चीजों पर आना चाहता हूं जिन पर इंसानों को सबसे ज्यादा गर्व होता है। किन चीजों पर? हमारी जीवन की उपलब्धियां और हमारे निजी विकल्प। हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं क्योंकि हमने खास करियर चुना। स्रोत इसे कैसे देखता है? यहाँ स्रोत बहुत तीखा प्रहार करता है और हमारी इस समझदारी के भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। अच्छा, शिक्षा और करियर को ही देख लीजिए। हर साल लाखों छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट की दौड़ में भागते हैं। वे दिन रात जेईई या कैट की तैयारी करते हैं। क्या ये उनका उस विषय के प्रति गहरा प्रेम है? ज्यादातर मामलों में तो बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो वो तो पैकेज, सुरक्षा और समाज में रुतबे की दौड़ है। और वो दौड़ किसने तय की? समाज ने। अपना स्वतंत्र चुनाव कहाँ है? बात तो सही है। यही बात हमारी संस्कृति और हमारी आदतों पर भी लागू होती है। महिलाओं के लंबे बाल रखने का उदाहरण लें। ये कोई जैविक नियम नहीं है, ये एक सांस्कृतिक अपेक्षा है जिसे महिलाओं ने अपनी पसंद मान लिया है। और मुझे वो भोजन की पसंद वाला तर्क तो बहुत ही मजेदार लगा। हाँ, वो काफी दिलचस्प है। हम कहते हैं कि मुझे ये व्यंजन बहुत पसंद है, जैसे वो हमारी आत्मा की आवाज हो। लेकिन स्रोत याद दिलाता है कि ये पूरी तरह से भौगोलिक दुर्घटना है। कैसे? मतलब अगर कोई व्यक्ति नाइजीरिया में पैदा हुआ होता तो क्या वो रेस्टोरेंट में जाके बिरयानी ऑर्डर करता? बिल्कुल नहीं। या जापान में पैदा होने पर क्या वो कटहल की सब्जी मांगता? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वे विकल्प उनके सामाजिक मेन्यू में ही नहीं है। एकदम सही। खेलों को ही देख लें। भारत में एक बच्चा पैदा होता है और अचानक क्रिकेट उसका जुनून बन जाता है। वो इसे अपनी व्यक्तिगत पसंद मानता है। हाँ, हमें लगता है कि क्रिकेट हमारे खून में है। लेकिन अगर वही बच्चा कोरिया या डेनमार्क में पैदा होता तो शायद क्रिकेट उसे दुनिया का सबसे उबाऊ खेल लगता। आजकल पिकल बॉल नाम के खेल का अचानक से शौक पैदा हो गया है। ऐसा क्यों? क्या अचानक से इंसान के डीएनए में पिकल बॉल खेलने का जीन आ गया है? नहीं, समाज ने हाल ही में इसे अपनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है और लोग इसे अपनी नई पसंद मानकर खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। खैर, ठीक है, मैं करियर, क्रिकेट और कटहल की सब्जी वाले तर्कों को मान लेता हूँ। ये सब बाहरी चीजें हैं जी। लेकिन अब मुझे उस मुद्दे पर आना है जिसे सुनकर शायद कई सुनने वालों को भी थोड़ी असुविधा हो। कौन सा मुद्दा? विवाह और संतान। आहा। हम मानते हैं कि प्यार में पड़ना और किसी के साथ जीवन बिताना दुनिया का सबसे निजी, सबसे स्वतंत्र फैसला है। लोग कहते हैं मैंने अपना जीवन साथी चुना है। लेकिन स्त्रूस कहता है कि विवाह कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है, बल्कि सिस्टम आपकी शादी करवा रहा है। ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि ये हमारी सबसे गहरी भावनाओं को खारिज कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, ये असुविधाजनक है क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े भ्रम पर चोट करता है। स्रोत समझाता है कि विवाह केवल दो लोगों के बीच का प्रेम नहीं है, ये एक बहुत पुरानी अदृश्य सामाजिक संस्था है जो दो लोगों को एक अनुबंध में बांध रही है। मतलब सिस्टम को खुद को बचाए रखना है? बिल्कुल, समाज को अपना ढांचा बनाए रखने के लिए, संपत्ति के हस्तांतरण के लिए और अगली पीढ़ी को पालने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। हाँ, वो व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि एक निश्चित उम्र के बाद आप पर ऐसा दबाव डाला जाए
कभी सीधे सवालों के जरिए, कभी अप्रत्यक्ष रूप से फिल्मों और कहानियों के जरिए, कि आपको लगने लगे अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मतलब हम खुद को स्वतंत्र कर्ता मान रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ एक प्राचीन सामाजिक ढांचे का मोहरा हैं। एकदम सही बात। और बच्चे पैदा करने की जो इच्छा है, एक माता पिता का जो अपने बच्चे के लिए प्रेम है, क्या स्रोत उसे भी सिर्फ एक प्रोग्रामिंग मानता है? ये तो बहुत ही क्रूर विश्लेषण है। देखिए, स्रोत इसे क्रूरता के नजरिए से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तार्किक नजरिए से देखता है। 20 से 35 साल की उम्र के बीच मानव शरीर में हार्मोनल बदलाव अपने चरम पर होते हैं। ठीक है। जीव विज्ञान यानी हमारी बायोलॉजी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हैं या दुखी, उसे बस अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना है। मतलब उसे बस सर्वाइवल से मतलब है। हाँ, तो वो आपके अंदर एक तीव्र रासायनिक इच्छा पैदा करता है। उसी समय समाज एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है कि माता पिता बने बिना आपका जीवन अधूरा है। तो मतलब बायोलॉजी और समाज का ये कॉकटेल इंसान के दिमाग को हैक कर लेता है। ठीक यही होता है। इंसान सोचता है कि मैं अपना परिवार बढ़ाना चाहता हूँ, जबकि हकीकत में स्रोत के शब्दों में वो बस एक बायोलॉजिकल मशीन है जो एक तयशुदा आउटपुट दे रही है और पीछे से बटन कोई और दबा रहा है। बाप रे, प्रकृति और समाज मिलकर वो बटन दबा रहे हैं। जी, ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। अगर मेरे जीवन के बड़े फैसले समाज और जीव विज्ञान की देन है, तो चलिए अब मैं अपनी सबसे अंतरंग चीज का बचाव करने की कोशिश करता हूँ। बताइए। मेरी अंदरूनी भावनाएं, मेरा गुस्सा, मेरी उदासी, मेरा किसी बात पर खुश होना। अगर कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है और मुझे गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा तो विशुद्ध रूप से मेरा है ना? आपको ऐसा लगता है? हाँ, मतलब वहां कोई समाज नहीं है, लेकिन यहाँ न्यूरोसाइंस जो खुलासा करता है वो सच में जमीन खिसका देने वाला है। न्यूरोसाइंस का ये हिस्सा इस पूरे विश्लेषण का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि जब आपको लगता है कि आपने कोई भावना महसूस की है, उससे बहुत पहले ही आपका शरीर उस भावना को तैयार कर चुका होता है। इसे 0 सेकेंड यानी T0 और T10 के नियम से समझाया गया है। मैं चाहूंगा कि हम इस T0 से T10 वाले नियम को थोड़ा गहराई से समझें। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल। मान लीजिए 0 सेकेंड यानी T0 पर एक घटना होती है। किसी ने आपको कुछ अप्रिय कहा। ठीक है। आपकी चेतना, जिसे आप मैं कहते हैं, उसे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन 0 सेकेंड पर ही आपके दिमाग का अमिगडाला सक्रिय हो जाता है। अच्छा, वो अलार्म सिस्टम जो होता है। हाँ, वो तुरंत शरीर में कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे रसायन छोड़ना शुरू कर देता है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड बीतते हैं, आपकी मांसपेशियों में तनाव आने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसों की गति बदल जाती है। ये सब एक अंधेरी जैविक फैक्ट्री के अंदर चल रहा है, बिना आपकी जानकारी या चुनाव के। शरीर पहले ही भावना को पूरी तरह से पका चुका होता है। और मैं इस पूरी प्रक्रिया से पूरी तरह अनजान हूँ। पूरी तरह। और फिर आता है 10वां सेकेंड यानी T=10। तब क्या होता है? तब जाकर वो पकी हुई रासायनिक प्रक्रिया आपके सचेत मस्तिष्क के स्क्रीन पर उभरती है, और तब आपका अहंकार, आपका मैं कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और ये फैसला मैंने लिया है कि मैं इस इंसान से नाराज हूँ। ये तो मतलब दिमाग को सुन कर देने वाली बात है। तो क्या हम सिर्फ एक ऐसा बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर हैं जो स्क्रीन पर 10 सेकंड की देरी से आउटपुट देख रहा है? जी हाँ। जैसे लाइव टीवी में डिले होता है ना, हम 10 सेकंड बाद उस आउटपुट को देखकर ये बेवकूफाना दावा कर रहे हैं कि हम इसके रचयिता हैं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है, लाइव टीवी डिले वाली, और इसी को दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक भाषा में फेनोमेनोलॉजी की समस्या के रूप में भी देखा जा सकता है। फेनोमेनोलॉजी? हाँ, फेनोमेनोलॉजी का अर्थ है कि हम किसी चीज का अनुभव कैसे करते हैं। हम अनुभव तो ये करते हैं कि मैंने गुस्सा करने का चुनाव किया, लेकिन न्यूरोसाइंस दिखाता है कि वास्तविकता कुछ और ही है। जिसे हम अपनी समझ मानते हैं वो बाहरी और शारीरिक कारकों पर निर्भर है। और सूप ने पर्यावरण के असर का जो उदाहरण दिया है वो भी इस बात को बहुत मजबूती देता है। एक हॉल में रोशनी की तीव्रता और आवाज का हमारी सोच पर असर। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट करता है कि अगर आप किसी हॉल में बैठे हैं और रोशनी बढ़ा दी जाए तो लोगों के सवाल पूछने का तरीका, उनका आत्मविश्वास बदल जाता है। मतलब सिर्फ लाइट तेज करने से? हाँ, अगर आपके बगल में बैठा कोई व्यक्ति लगातार शोर मचा रहा है या कमरे का तापमान बहुत गर्म है, तो उस पूरी बातचीत के बारे में आपका नजरिया नकारात्मक हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपको वो वक्ता पसंद नहीं आया।
लेकिन असल में आपको वो गर्मी और वो शोर पसंद नहीं आ रहा था। आपकी स्वतंत्र राय सिर्फ कमरे के तापमान और रोशनी की गुलाम थी। बाप रे, अगर मेरी भावनाएं और मेरे फैसले मेरे अंदर के रसायनों और बाहर की रोशनी या शोर पर इतने ज्यादा निर्भर हैं, तो इसका एक बहुत ही खौफनाक पहलू सामने आता है। क्या? अगर इंसान का दिमाग इतना ही अनुमान लगाने योग्य है, इतना प्रिडिक्टेबल है, तो क्या होगा अगर कोई शक्तिशाली बाहरी ताकत इन कारकों को हैक कर ले? और यहीं पर यह चर्चा जीव विज्ञान से निकलकर आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यानी डेटा और हैकिंग के मैदान में प्रवेश करती है। स्रोत इसे निर्णय के गणित के रूप में सामने रखता है। मान लीजिए कि आपका कोई भी फैसला Z है। अब ये विज्ञान और गणित दोनों जानते हैं कि Z हवा में से नहीं आता, वो स्वतंत्र नहीं है। तो ये Z किस चीज से बनता है? Z दरअसल कई चरों, जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, जैसे X, Y, U, V, S, T, उनका एक फंक्शन है। ये वेरिएबल्स क्या है? ये वेरिएबल्स आपकी कमजोरियां हैं। X शायद आपका अकेलेपन का डर हो सकता है, Y आपकी आर्थिक असुरक्षा हो सकती है, U आपके अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था इन चरों की सटीक गणना कर ले तो वो आपके Z यानी आपके अंतिम फैसले को बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के समय में इस फॉर्मूले को डिकोड कौन कर रहा है? आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इसी फॉर्मूले को सुलझाने में लगी हैं। बड़े विज्ञापनदाता, कॉर्पोरेट मास्टर्स, तानाशाह और यहां तक कि त्रुटिपूर्ण लोकतंत्रों में काम करने वाले नेता और संस्थाएं भी, वे सब ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि स्रोत जब इस डेटा युद्ध की बात कर रहा है तो वो किसी विशेष विचारधारा, वामपंथी या दक्षिणपंथी या किसी एक राजनीतिक दल पर उंगली नहीं उठा रहा है। बिल्कुल नहीं। ये एक निष्पक्ष सत्य की बात कर रहा है कि कैसे हर तरह का शक्तिशाली संस्थान एक ही गणित को उपयोग कर रहा है। कोई आपको अपना उत्पाद बेचना चाहता है, कोई आपका वोट लेना चाहता है, लेकिन तरीका एक ही है, आपके दिमाग का X और Y को हैक करना। ये एकदम सही अवलोकन है। और ये सारा कच्चा माल, ये डेटा कहाँ से आ रहा है? हमारे अपने मोबाइल फोन से। हाँ, हर क्लिक, हर लाइक, हर वो सेकंड जो हम किसी वीडियो पर रुकते हैं, वो हमारे डर और हमारी पसंद का डेटाबेस बना रहा है। स्रोत की एक पंक्ति है जो मुझे लगता है लंबे समय तक याद रहने वाली है। कौन सी? जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है उसे गुलाम बनाया जा सकता है। जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है उसे गुलाम बनाया जा सकता है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। बहुत गहरे हैं। अगर हम इसे इतिहास के पन्नों से जोड़कर देखें तो पुराने समय में आजादी की लड़ाई लड़ना आसान था। क्यों? क्योंकि अगर कोई हमलावर आता था तो वो दिखाई देता था, वो शारीरिक बल या हथियारों का इस्तेमाल करता था। आप उसे देख सकते थे, उससे नफरत कर सकते थे और उसके खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। हाँ, दुश्मन सामने होता था। लेकिन आज का हमलावर अदृश्य है, वो हमारी मानसिकता के अंदर प्रवेश कर चुका है। स्रोत ने इसे अदृश्य बंदूक कहा है। हाँ, क्योंकि बंदूक दिखाई ही नहीं दे रही है। इंसान को पूरा यकीन है कि उसने अपनी मर्जी से एक खास राजनीतिक पार्टी को वोट दिया है या अपनी पसंद से हजारों रुपए का वो खास जूता खरीदा है। लेकिन असल में एक एल्गोरिदम ने महीनों तक उसके डर और उसकी इच्छाओं को सहलाकर उसे उस फैसले तक पहुंचाया है। बाप रे। आधुनिक समय का सबसे बड़ा खतरा जंजीरें नहीं है, सबसे बड़ा खतरा ये है कि हम अंदर से गुलाम बनाए जा रहे हैं, और विडंबना ये है कि हम खुद को एक स्वतंत्र और गर्वित इंसान मानकर जश्न मना रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो जो तस्वीर उभरती है वो डरावनी जरूर है, लेकिन आंखें खोलने वाली है। बिल्कुल। हमारे भौतिक जन्म से लेकर हमारे सामाजिक विकल्पों तक, जैसे करियर, संस्कृति, विवाह, न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रियाओं से पैदा होने वाली हमारी भावनाओं से लेकर आधुनिक एल्गोरिदम द्वारा नियंत्रित हमारे निर्णयों तक, सब कुछ बाहरी है, सब कुछ किसी और की स्क्रिप्ट है। सही कहा। तो इस भारी भरकम सच्चाई का वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है? हम करें क्या? देखिए, स्रोत हमें निराशा में नहीं छोड़ता, बल्कि एक मानसिक उपकरण देता है। कैसा उपकरण? अगली बार जब भी आपके मन में किसी चीज के बारे में, चाहे वो कोई राजनेता हो, कोई विचार हो या जीवन का कोई फैसला हो, एक बहुत ही दृढ़ राय बने, तो एक पल के लिए रुकिए। खुद से एक बहुत ही ईमानदारी भरा सवाल पूछिए, ये राय इतनी मजबूती से मेरे दिमाग में किसने डाली? क्या ये सच में मेरी अपनी है, या मेरे समाज, मेरे जीव विज्ञान या किसी एल्गोरिदम ने इसे मेरे अंदर प्लांट किया है? ये खुद पर संदेह करने की कला ही शायद इस प्रोग्रामिंग को तोड़ने का पहला कदम है। बिल्कुल।
बिना इस आत्मसंदेह के हम बस उस अभिनेता की तरह हैं जो मंच पर रो रहा है और सोच रहा है कि दर्द उसका अपना है। क्या कमाल की चर्चा रही। इसने तो सच में सोचने के पूरे नजरिए को ही पलट कर रख दिया। जी हाँ। लेकिन जाने से पहले एक विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं उसे हर सुनने वाले के लिए छोड़ना चाहता हूं। जरूर। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि हमारी हर पसंद, हर भावना और हर विचार समाज या जीव विज्ञान द्वारा हमारे अंदर प्लांट किया गया है। तो जरा सोचिए, अगर सब कुछ प्लांटेड है तो इस वक्त हमारे अंदर सच्चाई जानने की जो ये गहरी इच्छा पैदा हुई है, क्या वो इच्छा भी किसी ने हमारे अंदर प्लांट की है? या फिर अपने चारों तरफ बुने हुए इस भ्रम के जाले को देख पाना, इस कठपुतली जैसी हालत को स्वीकार कर लेना और सच्चाई की खोज में निकल पड़ना ही हमारे पास मौजूद स्वतंत्रता की एकमात्र वास्तविक किरण है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी।